चलो बच्चों, कल एक चैप्टर हमने शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2, और जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैंने फिर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया था कि सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, और दूसरा फिर हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट का। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि किसी भी कंट्री के अंदर उसकी खुद की करेंसी चलती है या कोई दूसरी करेंसी चलती है? एक्सेप्शन मैंने बताए थे कि जैसे भूटान है या नेपाल है, तो यहाँ पे हमारी करेंसी भी चल जाती है। ऐसे और भी कई सारी कंट्रीज होगी, ठीक है ना, जहाँ पे किसी दूसरी कंट्री की क्या चलती है, करेंसी चलती है। लेकिन जनरली तो किसी एक कंट्री के अंदर उसकी खुद की क्या चलेगी, होम करेंसी चलती है। से सुन लो। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, और जो ट्रेड होता है वो ट्रेड इंटरनल ट्रेड भी होता है और एक्सटर्नल ट्रेड भी होता है। इंटरनल ट्रेड में जो पार्टी होती है, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, दोनों एक ही कंट्री के होते हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के केस में, माने एक्सटर्नल ट्रेड के केस में क्या होता है, एक पार्टी तो किसकी होती है, एक कंट्री की होती है, और दूसरी पार्टी दूसरी कंट्री की होती है। और वो मे बी बायर कोई सी कंट्री का हो सकता है और सेलर कोई दूसरी कंट्री का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में जो सेलर है, सेलर सेलर को तो क्या चाहिए, जो करेंसी चाहिए अपने गुड्स के बदले में, उसे कौन सी वाली करेंसी चाहिए, अपने वाली या सामने वाले की करेंसी चाहिए? अपनी चाहिए कि सामने वाले की करेंसी चाहिए? सेलर को कौन सी करेंसी चाहिए, अपनी करेंसी चाहिए जो उसके देश के अंदर चलती है। लेकिन सामने वाले के पास तो क्या है, उसके देश की करेंसी है। तो यहाँ पे बच्चों हमें करेंसी को कन्वर्ट कराने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और जिस रेट पे हम अपनी करेंसी को या किसी भी करेंसी से कन्वर्ट कराते हैं, वो उन दोनों करेंसी का क्या होता है, एक्सचेंज रेट होता है। लेकिन भैया उससे पहले आप मेरे को ये बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? अगर मैं भारत के लिए बात करता हूं, तो भारत के लिए भारत की करेंसी को छोड़कर सारी करेंसी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है। All the currencies other than the domestic currency of a given country। डोमेस्टिक करेंसी को मैं क्या होम करेंसी बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल जी बोल सकते हैं। तो हमारी खुद की करेंसी को छोड़कर बाकी जो जो भी क्या है, सारी करेंसी है, वे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज है हमारे लिए। बात समझ में आ रही है? इनका दूसरा नाम बताओ। फॉरेक्स बोल सकते हैं या फॉरेन करेंसी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोलो, जैसे हाँ, यूएस डॉलर, हाँ जी, यूरो हो गई, ब्रिटिश पाउंड, कोऑर्डिनेशन भी करिए, नहीं सही है। हाँ जी, बात करते हैं किसकी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की। जल्दी से 2 बुलेट बताओ मुझे फॉरेन एक्सचेंज के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? इट इज द रेट एट विच, हाँ, एक्सचेंज, ठीक है ना, वन करेंसी एक्सचेंज फॉर द, और वी कैन से दैट इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला 1 USD इज इक्वल टू ₹76, ठीक है, और दूसरा क्या है, 1 रुपी इज इक्वल टू 1/76 US डॉलर, ठीक है। अच्छा, इतना पढ़ लिया था हमने। आगे भी पढ़ा था, सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज रेट पढ़ा था ना। कितने सिस्टम्स होते हैं? तीन। पहला फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा फ्लैक्सिबल, और तीसरा एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है ना। फिक्स मैंने फिर स्टार्ट किया हुआ था, बता दिया था, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जिनमें बच्चों को शायद, मुझे ऐसा लगता है कि डाउट है, ठीक है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि बच्चों एक तो ये बताओ बेस करेंसी क्या होती है, और दूसरा काउंटर करेंसी क्या होती है। काउंटर करेंसी को प्राइस करेंसी भी बोलते हैं, या उसे अदर करेंसी भी बोलते हैं। मैं एक कोट लिखता हूँ, $1 इज इक्वल टू ₹80। बच्चों इस पेयर के अंदर, जैसे कि आपने लिखा भी था, इस पेयर के अंदर जो फर्स्ट करेंसी है वो तो क्या है, बेस करेंसी। क्या है? बेस करेंसी। और इस पेयर के अंदर जो सेकंड करेंसी है, ये क्या है, आपकी काउंटर करेंसी।
या इसे आप क्या भी बोल सकते हो, अदर करेंसी भी बोल सकते हो, या आप इसे प्राइस करेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई क्या आपको? से यस और नो? अरे हाँ तो बोलो भाई। ठीक है, अभी मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको लिखूंगा रुपी पर डॉलर, ध्यान से सुनना, या ऐसे लिख दूं इसे INR पर USD। अब जब आप लिख रहे थे बच्चों, तो आप ध्यान से देखना, आप इसे कैसे लिख रहे थे, $1 इज इक्वल टू क्या है, ₹82 है ना, तो आप इसे लिख रहे थे USD ऑब्लिक INR, ऐसे लिख रहे थे ना। लेकिन वो मैं बोल रहा था कि आप क्या लिख रहे हो, वो उल्टा लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? उल्टा लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, इस चीज को मैं समझाता हूँ आपको। लेट्स से आप मार्केट में गए और मार्केट में आप नोटबुक लेने के लिए गए, क्या लेने के लिए गए, आपने पूछा कि भैया एक नोटबुक का प्राइस बताओ हमें, किसका प्राइस बताओ, उसने बोला कि भैया क्लासमेट का रजिस्टर है और ये कितने रुपए का है, 60 रुपीज का है। कितने का है? 60 रुपीज का। कितने का है? 60 रुपीज का। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, इसे हमें लिखना है इस तरह की फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे आप ऐसे लिखोगे ना, ₹60 पर नोटबुक, ऐसे तो लिखोगे, यानी कि 60 रुपए की एक नोटबुक आती है। जो ऑब्लिक का साइन है या इसे डिवाइड का साइन बोलो आप, इसे कैसे पढ़ेंगे हम, ये पर यूनिट पढ़ेंगे ना, कि जो पहले लिखा है हमने, जैसे ₹60 है ना, ये तो हमने क्या बताया, प्राइस बताया, क्या बताया, लेकिन प्राइस किसका बताया, पर नोटबुक का। किसका बताया? पर नोटबुक। और अगर मैं, जैसे मैंने ये लिखा है आपको, मैं क्या बोलता हूँ कि ये मैंने लिखा, यहाँ पे देखना एक बार, कोड देखना, कोड क्या है, $1 इज इक्वल टू ₹82। $1 इज इक्वल टू ₹82 है, यानी कि $1 का प्राइस है ना। समझो यहाँ पे जैसे नोटबुक का प्राइस था, तो यहाँ पे डॉलर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया ना। डॉलर का प्राइस हमने किस में कोड किया है, रुपीज में कोड किया है। तो मैं इसको ऐसे लिखूं INR ऑब्लिक USD या USD ऑब्लिक INR लिखूं, आप बताओ। INR ऑब्लिक USD। अब आधे बच्चे बोलेंगे भैया पहले तो डॉलर है, बाद में जो पेयर में जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, INR है। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, आप जनरली मेरे को खुद ही बता दो ना। हाँ, कि पर USD, यानी कि एक डॉलर कितने रुपए का आता है, पर डॉलर कितना प्राइस है, पर डॉलर इंडियन रुपीज में कितना प्राइस है। तो उसे मैं ऐसे तो पढ़ूंगा रुपीज पर डॉलर, है ना, 82 रुपीज पर डॉलर, उसे पर पढ़ेंगे, ऑब्लिक को क्या पढ़ेंगे, पर। अब तो समझ में आ रहा है? हाँ बोलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, ये डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है? इनडायरेक्ट कोट है ये, डायरेक्ट। कैसा कोट है? हाँ जी। एक इंसान थोड़ा आवाज तेज करके बता रहा है, तो वो बताना चाहता है कि हाँ मेरे लिए कुछ होमवर्क था, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हाँ बता ना, बहुत भारी लिखता है ना, नेट पे से उठा के तो कोई भी लिख दे। हाँ जी बताओ, डायरेक्ट कोट क्या होता है, बोलो। जो आपने अभी बताया क्या? हाँ तो वो बता देना, वही तो, ये तो और भी तेरे लिए क्या होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि मैंने अभी बताया। और अगर नहीं बता पाया तो इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं होगी। हाँ जी, डायरेक्ट कोट क्या होता है, दूसरी करेंसी को फिक्स मान के। वेरी गुड। और अपनी करेंसी को, अपनी करेंसी जहाँ पे क्या होती है, वेरिएबल। दूसरी करेंसी को फिक्स, यानी कि फॉरेन करेंसी को तो फिक्स कर देते हैं, अरे फिक्स कर दिया ना $1। और वेरिएबल कौन हो रही है, हमारी करेंसी। हाँ बोलो ना, ये क्या होता है, डायरेक्ट कोड। और हमारे लिए इनडायरेक्ट कोड क्या होगा, ₹1। मैं यहाँ पे लिख दूं, अपनी करेंसी को फिक्स मान ₹1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, कितना लिखा मैंने, 82। हाँ तो 1/82 डॉलर। हमारी करेंसी अब क्या हो गई, यहाँ पे फिक्स हो गई। और वेरिएबल कौन हो गई, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, इनडायरेक्ट।
कौन सा कोट हो गया? Indirect. इनडायरेक्ट कोट। बात समझ में आती है आपको? अच्छा, क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ इनडायरेक्ट कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डायरेक्ट कोट? डायरेक्ट कोट में हमारी कंट्री के लिए, भारत के लिए डायरेक्ट कोट में हमने क्या बताया कि $1 का प्राइस कितना है? 82 रुपीज है। लेकिन भारत के लिए इनडायरेक्ट कोट क्या है? ₹1 की वैल्यू डॉलर की टर्म्स में क्या है? डायरेक्ट कोट में ये है ना। अच्छा, अगर मेरे को इसको लिखना हो तो कैसे लिख के बताओगे आप मेरे को? बताना। 1/82. ना ये तो लिख दिया, वो जैसे यूएसडी आईएनआर बता रहा था ना मैं आपको, वो ऑब्लिक यूएसडी ऑब्लिक आईएनआर। इसका मतलब क्या है मुझे समझा दो थोड़ा। पर रूपी वैल्यू क्या है? $1/82 पर रूपी, ऐसे तो पढ़ेंगे इसे। और बताओ ये दोनों में कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? लेकिन आप क्या लिख रहे थे? आप जैसे वहां पे लिख रहे थे, अक्षिता ने भी लिखा था या वर्मा जी ने भी लिखा था, बाकी तो नालायक थे, उन्होंने तो लिखा ही नहीं था। ये ठीक लिखा था। ठीक लिखा था? अच्छा, देख रहे पर हाँ दिखाना मेरे को तो अकल है ही नहीं है कुछ। जैसे आपने ये लिखा था ना बच्चों, इस वाले इनडायरेक्ट कोड को आईएनआर ऑब्लिक यूएसडी, वर्मा जी क्लेम कर रहे थे भैया हमने सही तो लिखा है। नहीं लिखा बेटा, वो तो इधर का उधर फिट कर रहे थे, ठीक है ना। बताया तो डायरेक्ट का, लेकिन जब फिर क्या करते थे? फिट आप मुझे बता। ए पाकिस्तान, चुप। इधर देखो, आईएनआर ऑब्लिक यूएसडी को कैसे पढ़ोगे आप? आईएनआर ऑब्लिक यूएसडी को कैसे पढ़ोगे आप? वन ना पर डॉलर आईएनआर में कितना है? 82 है। और ये बता रहा है क्या ना? ये वाली चीज इस वाली चीज को रिप्रेजेंट कर रही है क्या? नहीं। ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है क्या? नहीं। और आप ये तो लिख रहे थे बच्चों, मैं ये तो समझाना चाहता था आपको, वहां पे नहीं समझा सकता था, ठीक है ना। वहां पे या तो वॉइस नोट छोड़ना पड़ता मेरे को, ठीक है। अदरवाइज सारे बच्चों को फिर, क्योंकि आधे तो नालायक है ना, आधे तो उसमें आते ही नहीं, कहने हाँ तो ये क्या हो रहा है? हाँ जी, बात समझ में आई आपको? इसके बारे में कुछ लिखा हुआ एडिशनल नोटिंग कराऊं आपको? चलो लिखना चालू करो। पहले ये लिख लो आप, ये तो लिखिए। ये लिख लिया। $1 इज इक्वल टू ₹82। और ये बेस करेंसी, इधर ये काउंटर करेंसी, अदर करेंसी और प्राइस करेंसी, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो साइन की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो आप, लिख लिया। हेडिंग डाल दो, बेस करेंसी। सिलेबस का पार्ट नहीं है, एडिशनल नोटिंग का पार्ट है, ठीक है ना। इसको बेस करेंसी में इट मींस currency, it means currency for which price या ब्रैकेट में लिख लेना कोटेशन QUOTATION is given, price या ब्रैकेट में कोटेशन is given full stop। लिख लिया। नेक्स्ट बुलेट से लिखो, इट इज अ फर्स्ट करेंसी appearing in foreign exchange rate quotation, लिख लिया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट बुलेट से लिखो, इन द अबव एग्जांपल, कौन से वाले एग्जांपल में? हाँ, ये जो हमने एग्जांपल लिखा है। जब आप नोटिंग में लिखोगे ना तो इसको पहले ये लिख करके फिर जो मैंने लिखा है वो लिखना, ठीक है ना।
In the above example, comma, interpretation will be done as follows. Interpretation will be done as follows. कई बार इग्नोर कर दिया मैंने और लिख लिया तूने, लिख लिया जो मैंने बोला, ना लिखा होगा ना बेटा। अरे मैंने आपको पिन लाया, मतलब वो नोटिंग वाले को पिन लाया, मैंने कल लेकर करा था, वो बोल रहा हूँ नहीं वरना लिख लेता बात वही लिखो क्या लिखा अभी तक आपने? In the above example, comma, interpretation will be done as follows. हाँ, next उसमें आगे से लिखा, अगली लाइन से लिखा, if a person wants to purchase $1, then he has to pay proper लिख लेना, he or she has to pay rupees 82, has to pay rupees 82, full stop. Next bullet से लिखो, it also means that if a person wants to sell $1, then he will get rupees 82. Then he will get rupees 82. Full stop. Next bullet से लिखो, in simple words, comma, we can understand it as follows. We can understand it as follows. ठीक है, लिखो, if we go to market, next bullet से लिखना, if we go to market and ask for price, bracket में quotation of a notebook, that is next line से लिखो, one notebook is equal to rupees 60. One notebook is equal to rupees 60. Next line से लिखो, then it means rupees 60. Then it means rupees 60 is the price for one notebook. Full stop. Here, 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 comma, notebook is the item. Notebook is the item for which price is quoted. Full stop. Change the bullet. Similarly, comma, in the above example, ब्रैकेट में लिखना, कौन से वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ? इन द अबव एग्जाम्पल, ब्रैकेट में $1 इज इक्वल टू रुपीज 82, ब्रैकेट बंद, कोमा, डॉलर इज द आइटम, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना प्रोडक्ट। नालायक, मेरे पास टक्के निकाल के देख रहे हो,
ब्रैकेट में लिख लो प्रोडक्ट, फॉर विच ब्रैकेट बंद करके, प्रोडक्ट के बाद ब्रैकेट बंद कर देना, फॉर विच ₹82 प्राइस इज कोटेड, QUOTED, कोटेड, फुल स्टॉप। लिख लिया आपने? ठीक है, ये तो मैंने किसके बारे में बताया, किसके बारे में बताया, किसके बारे में, बेस करेंसी के बारे में, किसके बारे में, बेस करेंसी के बारे में। एक बार मैंने क्या लिखा है आपको शुरू से लेके आखिरी तक सारा पढ़ो और मेरे को डन का मैसेज दो कि हमें समझ में आ गया कि हमने क्या लिखा। आगे समझ में, बाकी बात मैंने इसको समझाया है किसको लेकर के, नोटबुक को लेकर। आई होप आपके लिए बड़ा इजी हो गया होगा। थोड़ा अपने आप को अप्रिशिएट करो, ये फाइनल वाले फैल जाते हैं, ठीक है ना, ये टॉपिक को पढ़ते वक्त। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, मैंने मतलब इसीलिए आपको टेलीग्राम पे पूछा था कि ताकि थोड़ी सी आप रिसर्च करके आओ, ठीक है ना। मिनट, हाँ जी, ये क्या था, बेस करेंसी। इसी डिस्कशन में मैंने आपको एग्जांपल से काउंटर करेंसी के बारे में समझा तो दिया। मतलब जो अदर करेंसी है वो क्या है, काउंटर करेंसी, जिसको प्राइस करेंसी बोलते हैं या अदर करेंसी बोलते हैं। उसको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, फॉर्मली हेडिंग डाल दो काउंटर करेंसी। लिखो काउंटर करेंसी द सेकंड, काउंटर करेंसी द सेकंड, काउंटर करेंसी द सेकंड और रेफरेंस करेंसी, और रेफरेंस करेंसी इन अ करेंसी पेयर। अच्छा, एक सवाल पूछूंगे बच्चों आपसे, पूछो, ऐसे मन कर रहा है। ये वाले एग्जांपल में मुझे बताओ, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसमें, और डिस्क्लोज नहीं करने का, बस हाथ उठाने का है अपने, इसमें बताओ कौन सी बेस करेंसी है और कौन सी काउंटर करेंसी है। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड, 9 10। चलो हम आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं किसी को एट रैंडम नहीं उठाऊंगा, सबसे पूछता जाऊंगा मैं, है ना, लाइन बाय लाइन। अक्षिता, यूएसडी बेस करेंसी है और आईएनआर, सोच लो, देख लो, फाइनल ताला लगा दिया। नेक्स्ट, टेक्स्ट क्या लिखा है मैंने भी, काउंटर करेंसी है, अभी मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, काउंटर करेंसी इज द सेकंड और रेफरेंस करेंसी। और तुम क्या बोलते हो, देख लो क्या बोला तुमने कि यूएसडी बेस करेंसी, आपने ये बोला, और जबकि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि काउंटर करेंसी क्या होती है। हाँ, तुम क्या बोल रहे हो, यूएसडी को बेस करेंसी बोल रहे हो। सोच लो, अभी सोच लिया,
मुझे समझ में नहीं आता, टेक्स्ट में कुछ और लिखा है, आप कुछ और बोल रहे हो। INR बेस करेंसी, USD काउंटर करेंसी है। INR बेस करेंसी, INR बेस करेंसी और USD USD बेस INR, USD बेस, ये कैसे हो गया? USD बेस INR। मेरी तो कॉपी कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर दिखावे के लिए तो बैठा हूँ। आज तो हुई आज मैं आज ना मैं वो कर सकता था कि बस छोड़, मैं बोल सकता हूँ। अब अगला मौका देना तू बस मेरे को। हाँ बता बोल। USD बेस INR, USD बेस और INR काउंटर। USD बेस INR, USD बेस USD बेस INR बेस USD बेस। मैं तो इसकी बात से सहमत हूँ। तूने क्या बोला? USD बेस तेरे से बड़ा प्रभावित है आजकल। ये मेरा अचीवमेंट है। और बच्चों जिनका आंसर है USD बेस करेंसी और INR काउंटर करेंसी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, 1 2 3 तीन बच्चों का आंसर सही नहीं। शर्म कुछ नहीं है, शर्म तो ठीक नहीं आ रही यहाँ पे। जो शर्म होती है तो अपने घर ही ना रहते। सुनो बच्चों, कोट देखो, कोट वो जो फर्स्ट और सेकंड मैं तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था ना, वो यहाँ पे कर रहा था। देखो ये कोड देखो, कोड क्या लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट करेंसी क्या है? बेस करेंसी। और सेकंड करेंसी क्या है? काउंटर करेंसी। लेकिन हम इसे लिखते हैं उल्टा है। समझ में आ गई ना बात? तो उल्टा लिखा तो INR पर USD लिखेंगे, तो जिसमें की बेस करेंसी क्या रहने वाली है? ये भले ही बाद में लिखी है यहाँ पे, लेकिन ये है फर्स्ट करेंसी। कोड में देख लो ना, कोड को ही तो मैंने ऐसे लिखा है। नहीं समझा क्या? पक्की बात समझ में आ गई? चलो अभी काउंटर करेंसी आपने लिख लिया, हेडिंग डालो आप डायरेक्ट कोड। डायरेक्ट कोड लिखो। इफ एक्सचेंज रेट इज कोटेड, इफ एक्सचेंज रेट इज कोटेड in a way which reflects number of home currency। जो आपने बोला था ना बहुत भारी भारी, उसको मैं थोड़ा क्रैक करके लिखा रहा हूं। if exchange rate is quoted in a way which reflects number of home currency for 1 unit of what? For 1 unit of, बोलो, foreign currency, for 1 unit of foreign currency, for 1 unit of foreign currency, comma, then the quotation is called as direct quote, full stop। नेक्स्ट बुलेट से लिखो, इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ फॉरेन करेंसी in terms of home currency is called as direct quote, लिखो। फॉर एग्जाम्पल, वही $1 इज इक्वल टू ₹82। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। 1 euro इज इक्वल टू व्हाट? ₹98।
ठीक है। 1 GBP, ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का साइन है जो मैंने अभी लिखा, इज इक्वल टू ₹104। लिख लिया। एक बार पढ़ के देखो डायरेक्ट कोड का टेक्स्ट मैंने क्या लिखा है और आपको समझ में आता है। जो आप समझ के आए ना घर से, जो आपने बहुत भारी भारी लिखा था कि एक को फिक्स रखेंगे एक को वेरिएबल रखेंगे, मैंने वही लिखा है। क्या बताओ? आया क्या समझ में? लिखो अभी इसके आगे से लिखो, these examples can be written as, these examples can be written as। मेरे को लिख के दिखाओगे आप वो जो मैंने लिख के दिखाया था, INR ऑब्लिक USD, USD ऑब्लिक INR, ये वगैरह दिखाओगे लिख के? These examples can be written as, वेरी गुड, ट्राई करो या मैं लिख के दिखाऊं? लिख के दिखाओ, चलो अपनी कॉपी में लिखो, these examples can be written as। इनको कैसे लिखोगे? मैं एक लिख के दिखा दूं क्या? एक लिख के दिखा दूं? पहले वाले को कैसे लिखोगे? USD इज इक्वल टू 82। इसका मतलब ये तो रुपी पर डॉलर इज इक्वल टू 82, यानी कि पर डॉलर रुपी की वैल्यू, हाँ पर डॉलर रुपी, ऐसे बोलना चाहिए। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मतलब एक वर्ड इधर उधर हो गया। पर डॉलर वैल्यू रुपए की टर्म्स में कितनी है? 82, यानी कि $1 की वैल्यू रुपए की टर्म्स में 82 है। ये है इसका मतलब, समझ आई बात? अरे किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट इसको लिखोगे आप INR ऑब्लिक EUR, यूरो को मतलब है तो वो यूरो, लेकिन उसे लिखते हैं ऐसे EUR लिखेंगे, इज इक्वल टू 98। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? INR ऑब्लिक GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इज इक्वल टू 104। ठीक है, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों। अब मैंने आपको बेस करेंसी लिखा दिया, दूसरा काउंटर करेंसी लिखा दिया। अब एक काम और कर लेना, जो मैंने काउंटर करेंसी लिखा है ना आपको, काउंटर करेंसी में मुझे सबसे शुरू में एग्जांपल लिखा था मैंने यहाँ पे, इस वाले पे, ये वाला, ये एग्जांपल वापस से लिख दे रहा हूँ वहां पे, ठीक है ना। और इसमें ये बता दोगे कि जो ये वाली करेंसी है रुपीज है, वो क्या है? काउंटर करेंसी, ठीक है। तो ये जो हमने बताया, हाँ जी, इसे सिंपली लिख सके 82 रुपये पर डॉलर, 82 रुपए रुपीज 82 पर डॉलर। हाँ बोलने में तो वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ। नेक्स्ट मैंने आपको बेस करेंसी बता दिया, काउंटर करेंसी बता दिया, डायरेक्ट कोड बता दिया, और अब इनडायरेक्ट कोड, ठीक है ना। ये मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है ना। पहली बात तो क्योंकि मैं इसको डीप में बहुत ज्यादा लेके नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा फिर अननेसेसरी हम जरूरत नहीं है उतना निकल जाएंगे। यहाँ पे बस जितना आपको एक इकोनॉमी को कहीं पे भी अगर आप लिखा देखो एक कोड, तो उसको समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। जरूरत तो इसकी भी नहीं है, एटलीस्ट 12th के लेवल पे तो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे मैच्योर हो जाए थोड़ा, तो दैट्स व्हाई। तो हमने बेस करेंसी देख लिया, काउंटर करेंसी देख लिया, डायरेक्ट कोड और हेडिंग डाल दो इनडायरेक्ट कोड। लिखो if exchange rate is quoted, if exchange rate is quoted in a way which reflects number of foreign currency for 1 unit of home currency, for 1 unit of home currency,
comma, the then the quotation is called as indirect quote. Full stop. Next bullet पे लिखो in other words rate of comma लगा के लिखना in other words के बाद comma rate of home currency in terms of foreign currency is called as indirect quote. Is called as indirect quote. तेरे दोस्तों से एड्रेस नहीं मिला अभी तक घूम ही रहा है माने है हाँ जी बच्चों इसका एग्जांपल लिखा हूं मैं आपको लिखो फॉर एग्जांपल $1 लिखाना पड़ेगा मेरे को नहीं 1 rupee is equal to 1 by 82 USD और 1 by 82 करो इसे प्रॉपर नंबर में निकालो एक बच्चा निकाल के दो कोई 1 by 82 करो हाँ 0.80 पहले मैं लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल ₹1 is equal to 1 by $82 और कैसे लिख सकता हूँ इसे मैं ₹1 is equal to how much dollar 0.012 ये कौन सा कोड हो गया भारत के लिए इनडायरेक्ट कोड ठीक है ऐसे ही तो एक एग्जांपल है दूसरा एग्जांपल लिखो ₹1 is equal to ₹1 is equal to 1 upon बोलो 98 क्या है यूरो ठीक है करो इसे सॉल्व करो ₹1 is equal to जीरो पॉइंट सही है आगे लिखो तीसरा एग्जांपल लिखो नेक्स्ट सी एग्जांपल लिखो ₹1 is equal to 1 upon 104 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और इसे कैसे लिख सकते हैं 0.08 करो सॉल्व से और ₹1 is equal to बच्चों हाउ मच जीबीपी 0.07 क्या है ये सॉल्व कर लेना 0.0096 आपका हो गया जीबी ठीक है और तीनों को अगर लिखना हो उस वाले टर्म्स में कैसे लिखेंगे हम बताओ बच्चों कैसे लिखेंगे हम इसको ऐसे लिख दूं USD ऑब्लिक INR is equal to 0.012 यहाँ पे क्या लिखेंगे USD ऑब्लिक ये हमारा यूरो है
इज इक्वल टू 0.010। नेक्स्ट क्या है? यूएसडी ऑब्लिक जीबीपी 0.0096। पक्की बात? आगे समझिए। रुपीज नहीं आएगा कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा, मैंने दोनों करेंसी अलग ले ली क्या? हाँ अलग ले लो। हाँ, यूएसडी यहाँ आईएनआर। पे EUR ऑब्लिक INR। हाँ, मैंने वो सारा यूएसडी में से किया। रुको, गलत हो गया। क्या लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे EUR ऑब्लिक INR। समझ में आ गया? नेक्स्ट है जीबीपी ऑब्लिक INR। अभी सही है? चलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे चल सकते हैं क्या? एक काम करना, कोई भी एक बच्चा, जितना भी मैंने नोटिंग कराई है ना, वो सारे के शॉर्ट्स डाल के, मतलब प्रॉपर अरेंज करके सही से लिख के, जो भी कौन करेगा, चलो मैं एक को ही बोल देता हूँ, कौन करेगा ये काम कि जब आप नोटिंग करोगे ना प्रॉपर, जैसे जैसे मैंने बताया, सही से सारा अरेंज करके अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे ना, उसको करके उस पे शॉर्ट्स खींच के चिट चैट पे डाल देना। कौन डालेगा? तो डाल देगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाए अपने टॉपिक पे बच्चों। इस चैप्टर का थोड़ा बेसिक आइडिया लगा क्या आपको? अभी तक हमने क्या पढ़ा? बोलो क्या क्या देखा हमने? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, कोड को कैसे लिखते हैं हम, ठीक है ना, वो डायरेक्ट कोड भी हो सकता है, इनडायरेक्ट कोड भी हो सकता है, और बेस करेंसी क्या होती है, काउंटर करेंसी क्या होती है, और फिर हमने देखा कि कितने टाइप के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। उसमें हमने पहला शुरू किया हुआ है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। आ जाओ क्या वहां पे? चलो, systems of exchange rate, there are three systems or types of exchange rate. First one is fixed exchange rate system, next one is flexible exchange rate system, and the third one is managed exchange rate system. फिर हमने कल फिक्स भी पढ़ लिया था, एक बार वापस से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे जो रेट होता है वो कौन फिक्स करती है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। और इसका बेसिक पर्पस होता है इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, इसमें क्या है? स्टेबिलिटी है। ये मैंने बताया था स्टेबिलिटी कैसे आती है, सारे बच्चों को पता पड़ पा रहा है कि स्टेबिलिटी कैसे आती है, क्योंकि रेट चेंज होता नहीं है, तो मार्केट में क्या रहती है? स्टेबिलिटी रहती है। अच्छा, और कैपिटल मूवमेंट में भी क्या रहता है? स्टेबिलिटी रहती है। मतलब कैपिटल मूव होती रहती है, कोई भी बंदा अपने आप को बचा के नहीं रखता कि यार चलो मैं नहीं करता ट्रांजेक्शन, कैपिटल मूव होती रहती है एक देश से दूसरे देश में, ठीक है ना। इसके दो सिस्टम होते थे, पहला गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, दूसरा क्रेडिट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसको क्या भी बोलते हैं? एडजस्टेबल टैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अभी दूसरे वाला आज तो मैं करा नहीं पाऊंगा, वैसे तो कराना तो आज ही था, लेकिन क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो करेंसी और काउंटर करेंसी के बारे में देखा है, तो इसलिए आज नहीं करा पाऊंगा वैसे, लेकिन ये जरूर बता देता हूँ मैं आपको, ये मैंने कल समझा दिया था, इसका टेक्स्ट पढ़ा देता हूँ। पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। इसमें देखो होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम में पहले तो ये देख लो ये चलता है या चलता था, क्या लिखा है? प्रीवेलेंट इन मोस्ट कंट्रीज प्रायर टू 1920। 1920 से पहले अधिकतर कंट्रीज में यही चलता था, आज के दिन तो चलता नहीं है, 100 साल से ज्यादा हो चुकी है, सिस्टम को बंद हो गई है, कोई भी कंट्री इस वाले सिस्टम का फॉलो नहीं करती है, फ्लेक्सिबल सिस्टम चलता है। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग गोल्ड वाज टेकन एज द कॉमन यूनिट, गोल्ड को क्या माना गया है? कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी। पैरिटी मतलब कंपेयर करना, कंपैरिजन करना। अगर हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी से कंपेयर करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे बच्चों? कंपेयर गोल्ड के बेसिस पे, क्योंकि हर एक कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करना होता है किसकी टर्म्स में? गोल्ड की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? गोल्ड की। आप ये बताओ कि हमारी करेंसी में कितना
गोल्ड है, ठीक है ना, मतलब हम बताएंगे हमारी करेंसी में कितना गोल्ड है, तुम बताओगे तुम्हारी करेंसी में कितना गोल्ड है, ठीक है। तो गोल्ड को क्या माना है, कॉमन यूनिट माना है, क्या माना है, यानी कि जो करेंसी की वैल्यू निकलेगी वो गोल्ड के बेसिस पे निकलेगी, किसके बेसिस पे, बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन सर्कुलेशन, जो भी सर्कुलेशन में अलग अलग कंट्रीज की क्या चल रही है, करेंसी चल रही है, उनका जो एक्सचेंज रेट निकलेगा वो गोल्ड के बेसिस पे निकलेगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, ईच कंट्री वाज टू डिफाइन, वाज क्यों लिखा है, वाज चलता नहीं है ना, चलता, हाँ, तो हर एक कंट्री को डिफाइन करना होता था, क्या डिफाइन करना होता था, बताना होता था द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, ठीक है ना, कि अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में कितनी है। अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वाज फिक्स, और इसी के बेसिस पे क्या किया जाता था, एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी की टर्म्स में फिक्स किया जाता था, कंसीडरिंग द गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी, किसको कंसीडर करके, गोल्ड वैल्यू को कंसीडर करके हर एक करेंसी की। फॉर एग्जांपल एक बार पढ़ना, इफ 1 इंडियन रुपी हैज 2 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड $1 हैज 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, देन द एक्सचेंज रेट विल बी 5, दैट इज कैसे निकाला हमने, 10 ग्राम अपॉन 2 ग्राम, ठीक है ना। हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5, किसको लेने के लिए, एक गोल्ड को लेने के लिए, $1 को लेने के लिए, क्योंकि $1 में कितने ग्राम गोल्ड है, 10, और हमारे वाले में INR में 2, 5 रुपए देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा नेक्स्ट वाला बुलेट पढ़ना एक बार, क्या है, लाइट बॉल आपने कहा था आज, चलो एटलीस्ट आज कर सर क्या बन जाएगा, वैसे भी मैं बस ये 3 बुलेट पढ़ा था तो सबसे खतरनाक इन द सेंस, मुझे लगता है ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी कौन सी है, मेरे को आज के टाइम पे याद नहीं आ रहा, ठीक है, कतर की कौन सी करेंसी है, दिरहम, मेरे ख्याल कुवैत की भी है, ये दिनार, वैसे ही पढ़ा ये दिनार, वैसे ही पढ़ा। चलो बस ऐसे सुन लो, अभी वो नहीं पाएंगे। हाँ याद आ गया, मेरे ख्याल उसमें एक दिरहम में आई थिंक 450 के आसपास करके कुछ होगा, मतलब पिछले साल जो मैंने चेक किया था 450 के आसपास, एक बार चेक करके बताना मेरे को।